साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो अब हम यहाँ पे डीबीटी जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। अब उसमें हम सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। हालांकि सेक्शन ए में जो होता है वो कह सकते हैं कि आपके बायोलॉजी, रीजनिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का समावेश होता है। बट फिर भी ये आपका जनरल साइंस भी पूछते हैं, और कितने क्वेश्चन यहाँ पे आप आसानी के साथ बना सकते थे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और खासतौर से बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आप बहुत सरलता के साथ कर सकते थे। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था कि डिग्रेडेशन बाय द लाइसोसोम कैसे डिग्रेड करता है। तो चूंकि लाइसोसोम आपको पता ही होगा, इसका मार्कर एंजाइम हमने कई बार आपको बताया एसिड फॉस्फेटेज होता है, जो कि आपके एसिडिक पीएच पे काम करता है। इसका जो पीएच होता है वो 5 होता है या 5.5 के आसपास होता है। तो यानी कि एसिडिक पीएच पे काम करता है, तो यानी कि आपको एसिडिक पीएच यहाँ पे ऑप्शन में रखा हुआ है। हाइड्रोलिसिस एट द एसिडिक पीएच यहाँ पे ऑप्शन आपका बनेगा। तो 1201 का फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रोटीन मिसफोल्डिंग भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत डीप में जाके पूछा है कि इज इट नॉट प्रिवेंटेड बाई, यानी कि प्रोटीन मिसफोल्डिंग में क्या इन्वॉल्व नहीं होता। अगर हम सीधी सी बात करते हैं तो वहां पे आपका पेप्टाइडिल सिस ट्रांस आइसोमरेज रहते थे प्रोलिल वाले। ग्रो ईएल एंड ग्रो ईएस का कॉम्प्लेक्स हमने आपको पढ़ाया था। प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज होते थे, लेकिन वहां पे यूबिक्विटिन लाइगेज का कोई भी रोल नहीं होता है प्रोटीन के मिसफोल्डिंग को प्रिवेंट करने में। तो 1202 जो होता है ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यूबिक्विटिन जो होते हैं ये आपके डिग्रेडेशन के लिए होते हैं। जब प्रोटीन का आप डिग्रेडेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तब वहां पे हम यूबिक्विटिनाइजेशन मैकेनिज्म का यूज करते हैं। इसके बाद ट्रिप्सिन, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से हमने इसको आपको रटवाया भी था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटियोलिटिक फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन जो है वो आपका करेक्ट है। इसमें दो बातें हमने आपको बताई थी कि जब भी आप ट्रिप्सिन को पढ़िएगा तो आप एस की जगह सिन पढ़िएगा, ट्रिप्सिन शिन शिन इस तरीके से। तो सी से आप निकाल लेंगे कि आपके सी टर्मिनल से कट मारता है। और ट्रिप्सिन जो होता है ये आपके बेसिक अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है। बेसिक में जो आपके होते हैं वो आपका लाइसीन होता है और आपका अर्जिनिन होता है। तो जब आप ऑप्शन की तरफ आते हैं तो ट्रिप्सिन क्लीव एट ओनली लाइसीन, गलत। ट्रिप्सिन क्लीव्स एट ओनली अर्जिनिन, गलत। ट्रिप्सिन क्लीव एट बोथ लाइसिन अर्जिनिन, ये हमारा सही हो सकता है। फिर क्या है, ट्रिप्सिन क्लीव एट सी टर्मिनल एंड ऑफ लाइसिन एंड एंड टर्मिनल ऑफ अर्जिनिन इन द प्रोटीन, ये गलत कर दिया। सी टर्मिनल तक तो बात पहुंचा, लेकिन एंड टर्मिनल को भी उन्होंने ला दिया। तो इसी वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जो राइट आंसर बनेगा वो आपका थर्ड बनेगा। डीबीटी जेआरएफ 2020 में आपका ट्रिप्सिन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली सॉल्व करना था। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर अभी जब हमने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहे थे एग्जाम के, कह सकते हैं कि एक आध हफ्ते पहले जो मैंने वीडियो अपडेट किया था, वहां पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि दो प्लांट के नाम देके कंपैरिजन कराया था कि क्या उसमें प्रेजेंट है ऑर्गेनेल या कौन उसमें एब्सेंट है। अब इन्होंने कहा कि द सेल्स ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी कि अगर मैं बात करता हूं ये वीट होता है, और राना टिग्रीना जो होता है ये आपका फ्रॉग है, जो कि आपके तरीके से एनिमल हो गया। ठीक है, अब एनिमल और प्लांट में आपको डिफर करना है इन द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ, किसके आधार पे कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम देखते हैं तो वो एनिमल में भी होगा, प्लांट में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाएगा, दोनों ही यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपको दोनों में देखने को मिलेगी, लेकिन जो वैक्यूल होता है वो आपको नहीं देखने को मिलती है। वैक्यूल जो होता है वो केवल आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है। और वैक्यूल की जो कवरिंग होती है इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। फर्दर एग्जाम के लिए आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा 1204 क्वेश्चन आईडी है, और फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं, 1207 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कंटेनर सल्फर एटम, इसको भी हमने रिपीट कराया था। सल्फर कंटेनिंग जो आपके अमाइनो एसिड होते हैं वो आपका सिस्टीन होता है, या इसके अलावा आपका मिथियोनिन होता है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड से क्वेश्चन था। स्टॉप कोडॉन से ये क्वेश्चन पूछते ही है कि कौन सा आपका स्टॉप कोडॉन नहीं होता है। तो ओकर, अंबर, ओपर ये आपके होते हैं। यूएसी जो है वो आपका स्टॉप कोडॉन नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम द रूट टू द एपेक्स ऑफ 40 फीट हाई यूकेलिप्टस प्लांट में कौन सा ऐसा फोर्स है जो इसको करेगा। तो जब आप प्लांट वाटर रिलेशनशिप का चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो मेन चीज होता है वो आपका टर्गर प्रेशर होता है। टर्गर प्रेशर के माध्यम से हम इसको करते हैं। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स में इतनी ताकत नहीं होती कि वो पानी को चढ़ा सके। ग्रेविटेशनल फोर्स इस पूरे कॉन्सेप्ट में हेल्प करता है, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, बट वो होल सोल रीजन नहीं है 40 फीट ऊंचे यूकेलिप्टस में आपका पानी चढ़ा देगा। ठीक है, इसके अलावा और भी ये बेटर ऑप्शन दे सकते थे जो आपके
कोहेसिव फोर्स होते हैं, एडहेसिव फोर्स होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शंस के हिसाब से बैठेगा वो आपका टर्गर प्रेशर बैठेगा। एक्वापोरिन का कोई रोल नहीं है, प्रोटॉन पंप का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। प्रोटॉन पंप तो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में हम पढ़ते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका टर्गर प्रेशर होगा। नेक्स्ट जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है, एनसीईआरटी से पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसैकेराइड हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है। तो जब आप एनसीईआरटी में मैंने आपको पढ़ाया भी था, इसी की लाइन से क्वेश्चन उठाया है। ग्लाइकोजन को देखिए, ग्लाइकोजन इज एक्सटेंसिवली ब्रांच स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड फाउंड इन द एनिमल, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन है, तो ब्रांचिंग जो है वो आपको ग्लाइकोजन में देखने को मिलती है। काइटिन की तरफ आते हैं तो ये आपका एक लीनियर है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। सेलुलोज की हम बात करते हैं तो सेलुलोज जो आपका मोस्ट अबेंडेंट होता है और ये भी जो होता है वो आपका लीनियर पॉलीमर हो गया, ये कैंसिल हो गया। स्टार्च जो होता है ये भी अगर मैं बात करता हूं, इसमें अमाइलोज होता है जो कि आपका लीनियर फॉर्म होता है, तो यानी कि अमाइलोज जो है वो भी आपका लीनियर होता है। तो इसी तरीके से जो नए बच्चे हैं उनको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है और वहां पे जितने सरल शब्दों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, वो आप फिर बड़े बुक में बाद में आइए, पहले आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, सबसे कम फंक्शनल ग्रुप किसमें, यानी कि अगर आप इसको भी समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई कौन सा ऐसा मतलब मॉलिक्यूल है इसमें जो कम रिएक्शन करेगा। अगर आप बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरफ आते हैं तो आपने अल्कोहल में देखा होगा बहुत रिएक्टिव होते हैं। एल्डिहाइड के पास फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब बहुत सारे आपने बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक पाथवे पढ़े होंगे जहाँ पे अल्कोहल एल्डिहाइड होते थे। कीटोन आपका अगर आप ऐसे याद करना चाहो तो आपका फ्रक्टोज है, कितना मतलब बहुत सारे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो ईथर होता है ये आपका नहीं होता है, और शायद ईथर जो होता है वो ROR इसका फॉर्मूला होता है। तो ईथर जो होते हैं वो आपके लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं। तो 1209 का जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल कंटेन कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट होता है। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन में आपका आयरन होता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में आपका जिंक होता है। तो ये सब चीजों को आपको याद रखना है। आयरन फेरस कंडीशन में होता है और कोबाल्ट होता है, और कोबाल्ट का भी ऑक्सीडेशन स्टेज भी एक बार पूछा जा चुका है जो कि आपका +3 ऑक्सीडेशन होता है। जब बहुत घुमाएगा तब यहाँ पर क्वेश्चन लाखों रखेगा, ठीक है। तो इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। इसके बाद फिनॉल की प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिनॉल यानी कि जिसके पास OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, तो ये आपके हाईली सॉल्युबल इन द वाटर, गलत बात, सॉल्युबल नहीं होते हैं। फिनॉल जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। बाकी चूंकि ये फिनॉलिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक ऑर्डर होता है, रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर लेते हैं, एसिडिक होते हैं कंपेरेटिवली विद द अल्कोहल। तो 1212 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका फोर्थ बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप आसानी के साथ कर सकते थे। इसके बाद इसमें एक मैचिंग का क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसमें देखते हैं तो ये सारे जो है, मरकरी आपका मेटल है, लेड आपका मेटल है, आयोडीन जो है ये आपका एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल को आपको थर्ड से लगा देना है। ए का थर्ड जब आते हैं तो एक ही ऑप्शन में रखा हुआ है। बाकी मरकरी आपने पढ़ा होगा लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर, तो बी का 4 हो जाएगा। लेड जो होता है ये आपका मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट है, और पोटेशियम जो होता है बहुत ही सॉफ्ट मेटल है जो कि आप नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मैचिंग का 1214 का सेकंड ऑप्शन होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन जो आपका मोलैरिटी का क्वेश्चन है जो कि डीबीटी का बहुत ही फेवरेट है, बहुत अच्छे से हमने आपको इसको बताया हुआ है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ द 1 मोलर NaOH सोल्यूशन आपको चाहिए होगा टू प्रिपेयर 1000 ml ऑफ इतने मोलर NaOH सोल्यूशन। तो इसमें आपको डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाना था M1V1 इज इक्वल टू M2V2, चाहे आप N1V1 लगाओ जो नॉर्मेलिटी दी हो, और अगर आपको नॉर्मेलिटी नहीं दी है तो आप क्या लगाएंगे M1V1 एंड M1M2। तो M1 जो है वो 1 मोलर है, कितना वॉल्यूम हमको चाहिए, मोलैरिटी दूसरे सोल्यूशन की 0.2 दी गई है, और 1000 ml मुझे बनाना है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2000 हो जाएगा, एक दशमलव यहाँ लगा हुआ है तो ये कट जाएगा, तो 200 ml जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद कुछ इन्होंने रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे थे, मैंने एक दो लगा दिए हैं कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर आपको बनाना था, तो ये भी देखिए 6, इन सब में कोई ना कोई रिलेशन होता है, तो 6 से 13 आया है, नहीं 6 दूनी 12, 1 13, 13 के बाद 25 है, इसमें भी क्या किया, एक कम कर दिया है। फिर 25 में 50 101 कर दिया है, ठीक है। फिर 101 का दुना 102 से एक कम कर दिया 101। अब यहाँ पे इसका दुगना होके एक जुड़ जाएगा, तो यानी कि 101 का 2 गुना 202 हो जाएगा, और 202 में एक जोड़ेंगे तो आपका 203 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका फर्स्ट बनेगा, 1241 का पहला, ठीक है। तो
कह सकते हैं कि रीजनिंग में भी ऐसा नहीं कि कोई आप नहीं कर सकते थे, नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं जो मैं आपको बार बार बोलता था कि अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड करिए और रीजनिंग भी आपको पढ़ना है, लेकिन उतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि जो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको बैठाना था। अब इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, तो मीनिंगफुल सीक्वेंस में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपके पास फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट में ट्री होगा, ट्री में वुड, ट्री से हमको वुड मिलेगा। अब इसी को सजा लीजिए, सी पहले होगा, ठीक है, फिर उसके बाद ट्री होगा, ट्री के बाद हमको वुड मिलेगा, वुड के बाद हम फर्नीचर, फिर चेयर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद व्हाट इज रिलेटेड टू द पावर इन द सेम वे पास्कल, यानी कि वाट जो होती है वो पावर की यूनिट है, तो पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। पास्कल का किससे रिलेशन है, प्रेशर से रिलेशन है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद एक और आपका ये सीक्वेंस था भाई, इसमें रीजनिंग टाइप का था कि ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया। अब ये यहाँ आया है तो अगला वाला यहाँ जाएगा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका बैठेगा, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आराम से मतलब 15-16 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। थोड़ा सा और भी क्वेश्चन है जो आप सरलता के साथ कह सकते हैं कि अगर आप सेक्शन ए का मैं आकलन करूं तो सेक्शन ए भी कोई बहुत हार्ड नहीं पूछा गया है। लगभग अगर मैं बात करता हूं तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर मैं मोटा मोटा में बात करूं तो लगभग मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग 17 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ कि इस पर्टिकुलर जो पेपर था, 25 क्वेश्चन आप आसानी के साथ कर सकते थे। तो जो बच्चों ने मतलब एक कह सकते हैं ना कि जिन्होंने सेक्शन ए में 25 से 30 क्वेश्चन निकाल ले गए हैं, वो फाइट में बहुत अच्छे से हैं। अगर 25 क्वेश्चन भी कर ले गए ना तो भी बहुत अच्छा है। तो उसी के आसपास आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे, बट आपका सेक्शन है जैसा डीबीटी पूछता है कि 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो आप बना सकते हैं, 25 क्वेश्चन एक एवरेज स्टूडेंट कर सकता है, तो वैसा ही यहाँ पे आपको सेक्शन ए भी दिया गया है। तो पेपर जैसा आता था वैसा ही आया है, कुछ भी उसमें मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं या ऐसा पेपर बनाया गया है कि जो आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो यहाँ तक हमने लगभग एक डीबीटी के 3 वीडियो में हमने लगभग क्वेश्चन पेपर का आकलन कर लिया है अपनी तरफ से, ताकि हम बेटर तरीके से अब हम इसका कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सके, ठीक है। आपको सॉल्यूशंस भी मिल गए होंगे, आपने जहाँ पे गलतियां किया होगा आपको उनको समझ में भी आ गया होगा भैया हमसे यहाँ पे गलती हुई है। और जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे, मेरा सजेशन है कि वो पर्टिकुलर डीबीटी को, अब जो हुआ सो हुआ, तो अपने अपकमिंग एग्जाम जो आपके CSIR है और खास तौर से आपके ICMR GRF पे अपना फोकस शिफ्ट कर ले, ताकि अभी क्योंकि रिजल्ट को आने में भी लगभग 1.5 महीने लग जाएंगे मिनिमम, तब तक आप अपने फर्दर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में जुट जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।